नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बेन कटन यूट्यूब चैनल पर। बोल दो साथियों, सबसे बड़ी खबर जो है ना वो ये है अयतुल्ला खामनेई, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है। उससे भी बड़ा सवाल निकल के आता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है शेयर बाजार पर। कल सुबह शेयर बाजार खुलेंगे और वो कैसा रिएक्ट करेंगे ये देखने के लिए होगा। सबसे पहले ये समझ लो कि ईरान क्या कर सकता है। ईरान जो तुम्हारा सबसे बड़ा अभी की स्थिति में स्टेट ऑफ हार्मुज है, जहाँ से 30% दुनिया का तेल क्रूड ऑयल सप्लाई होता है ना, अगर वो उस स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देता है तो पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। आज जो क्रूड ऑयल है ना वो $80 प्रति बैरल पे पहुंच गया है। जो $60-69 प्रति बैरल पे पहुंच गया था वो $80 पे पहुंच गया है। अभी अगर बात कर लो तो तुम्हारा अभी अली रजा आरफी जो है वो अपने अयतुल्ला खामनेई के उत्तरदायी के रूप में बोल दिया गया है कि वो है। स्टेट ऑफ हार्मुज बंद हुआ, पहली बात तो उन्होंने ये बोला कि हम बदला लेंगे। इसका मतलब है कि कार्रवाई होगी, और कार्रवाई की भी है। उन्होंने टॉप लेवल पे 4-5 देशों के ऊपर हमला किया है। तुम्हारा सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ओमान है। अब इनके ऊपर हमला किया, मतलब ये देश इसके ऊपर हमला करेंगे। और कानूनी रूप से आपको मालूम है कि पाकिस्तान की एक ट्रीटी है किसके साथ, सऊदी अरब के साथ, कि अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो वो ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर हमला मान लिया जाएगा। तो उसका मतलब पाकिस्तान भी युद्ध में। अगर हमारी बात करें मिडिल ईस्ट में, अभी हमारे पड़ोस में पूरा मिडिल ईस्ट चल रहा है, जिसमें आधे से ज़्यादा मुस्लिम देश एक तरफ है, आधे से ज़्यादा मुस्लिम देश एक तरफ है, और लड़ाने वाला अमेरिका है। समझो बात को, अमेरिका ने सऊदी अरब को कुवैत को, कतर को, यूएई को, इन सब के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया। करा तो अमेरिका की एयरबेस पर, लेकिन अब वो ईरान ने जो हमला किया ना उसे सऊदी अरब और जितने भी ये देश है ना, इन देशों ने अपने संप्रभुता पर हमला मान लिया। अब ये देश हो सकता है इसके ऊपर अटैक कर दें, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। और ईरान के अयतुल्ला खामनेई की 7 मतलब जो 40 लोग इनके कुनबे के थे ना वो भी मारे गए। और दूसरी बात, अगर बात करें और देशों की, तो ये शिया और सुन्नी देश का पूरा झगड़ा है। जो अब तुम्हारा सऊदी अरब है ये सुन्नी देश है, और जो ईरान है शिया देश है। शिया सुन्नी की पहले ही झगड़ा चलता रहता है। और भारत के अंदर भी तुम्हारा जो जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर है, वहाँ पे भी लाल चौक पे काफ़ी शिया लोगों ने मतलब एक तरह से उनके दुख जताया, लखनऊ में जताया। तो सिख जो हमारा शिया समुदाय है वो काफ़ी आहत है इस चीज़ से। और ईरान के अंदर भी दो भागों में बटे हुए लोग हैं। जो आधे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि भाई उनकी मृत्यु हो गई, मतलब वो अपने आप को स्वतंत्र फील कर रहे हैं। और आधे लोग जो हैं, जो कि अपना सुप्रीम लीडर ना मानते थे, उन्हें इस चीज़ से दुख हुआ है। तो ईरान भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अब बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के पास तक, ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो अमेरिका के पास डायरेक्ट अमेरिका को हिट कर दे, क्योंकि अमेरिका की बहुत दूरी है ईरान से। ईरान जो है ना वो या तो अमेरिका के जो सैन्य एयरबेस है ना उनको अटैक कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल को अटैक कर सकता है। और ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि इसराइल के लिए जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो तुर्की है। तुर्की का जो अर्दगन है ना उसके ऊपर हमला किया जा सकता है। लेकिन मैं ऐसा पर्सनल एनालिसिस कर रहा हूँ कि वो करना आसान नहीं होगा। कारण ये है कि जो तुर्की है ना वो नाटो का सदस्य है, और अगर इसराइल तुर्की पे हमला कर देता है तो वो आर्टिकल 5 का उल्लंघन कर देगा। आर्टिकल 5 मतलब फिर सभी देश जो है क्या इसराइल के खिलाफ आएंगे, क्या नाटो के सभी देशों को अकेला अमेरिका आदेश देकर रोक देगा, कि ये देखने वाली बात है। क्योंकि तुर्की है नाटो का सदस्य, और नाटो का सदस्य होने के चलते इसराइल नाटो का सदस्य नहीं है। अगर इसराइल नाटो पर उस पर तुर्की पर हमला करता है तो वो आर्टिकल 5 का उल्लंघन मान लिया जाएगा। और क्या नाटो का देश तुर्की पर हमला, उस पर इसराइल पर हमला करेंगे। एक तो ये है। दूसरा, ईरान के हाथ में क्या है, अगर ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देता है तो विश्व के अंदर 30% जो क्रूड ऑयल है ना वो उसी रास्ते से सप्लाई होता है। अभी एक खबर निकल के आ रही है कि एक क्रूड ऑयल का जो जहाज़ था जिसमें 10 भारतीय नागरिक सवार थे, उसके ऊपर हमला हुआ है। और अभी उन्हें भगवान से उम्मीद करता हूँ कि वे ठीक ठाक रहें, वे किसी न किसी परिवार के हैं, किस तो हैं। भारत क्या कर रहा है इसमें, भारत की क्या भूमिका है। भारत अपनी जो सिक्योरिटी काउंसिल है जो अजीत डोभाल वाली है उसके अध्यक्षता में 9:30 बजे मीटिंग कर रहा है, और पूरे जो भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या कर सकते हैं और इसका क्या नुकसान हो सकता है, भारत पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि भारत में भी काफ़ी सिया समुदाय के लोग हैं, जैसे कि आपने देखने के लिए मिला आज लखनऊ में भी काफ़ी सिया समुदाय के लोगों ने मतलब विरोध प्रदर्शन किया, और जो काफ़ी नारेबाजी की। और तुम्हारा जम्मू कश्मीर में भी सिया समुदाय के लोगों ने काफ़ी नारेबाजी की। अब परिस्थिति क्या बन के आती है, देखो निफ्टी अभी ना, जो निफ्टी का 24,800 का लेवल है ना,
लेवल कोई बताना वैसे इम्पैक्ट लेवल है नहीं, क्योंकि लेवल तब चलते हैं जब बाजार किसी एक ट्रेंड में हो। तो ये बाजार पे वार का इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब युद्ध का इम्पैक्ट हुआ, और युद्ध में कोई एक देश नहीं है, युद्ध में ये मान के चलो आपका मिडिल ईस्ट पूरा जल रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से युद्ध लड़ रहा है, और पाकिस्तान के लिए दो फ्रंट खुल गए हैं, अब ईरान भी खुल गया है, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमला कर दिया, और पाकिस्तान के ट्रीटी के अनुसार अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो वो पाकिस्तान पे हमला मान लिया जाएगा। इसका मतलब पाकिस्तान के लिए अब दो फ्रंट खुल गए हैं, पहला वो अफगानिस्तान से लड़ रहा है और दूसरा वो ईरान से लड़ेगा, और ईरान से लड़ेगा, और उस तरफ से पाकिस्तान को 30,000 सैनिक रेडी करने के लिए बोल दिया था अमेरिका ने कि हमें हो सकता है आपकी सेना की उपयोगिता पड़े तो आप उन्हें रेडी रखना। तो पाकिस्तान दो तरफ से युद्ध में आ चुका है, और युद्ध की घोषणा की जा चुकी है। अभी पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अफगानिस्तान के साथ फुल फेस वॉर में आने का एक अनाउंसमेंट किया था कि हम युद्ध में हैं अफगानिस्तान के साथ में, और सऊदी अरब के साथ ये युद्ध में आ चुके हैं। और इजराइल जो है ना, अब देखो बात समझो पहले, जो अभी अमेरिका कर रहा है, हालांकि अमेरिका ने अब ये खबरें बोल दिया है कि अब हम एक नया लीडर देंगे ईरान को, जो ईरान को सही से चलाएगा। वो बुरा आदमी था, वो मारा जा चुका है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, ऐसा अमेरिका का कहना है। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये है कि क्रूड ऑयल, देखो जो मिडिल ईस्ट जाने वाली फ़्लाइटें थी ना, सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। चाहे तुम्हारा इंडिगो हो, चाहे कार्सा एयरलाइंस हो, चाहे एयरलाइन है तो एयर इंडिया हो, चाहे कोई भी एयरलाइंस हो, जो भी मिडिल ईस्ट जा रही थी, चाहे सऊदी अरब जा रही, ओमान जा रही, कुवैत जा रही, ईरान जा रही, इराक जा रही, जहाँ भी जाने वाली थी सब फ्लाइटें कैंसिल हो गई। फ्लाइटें कैंसिल होने से तो इन फ्लाइटों का जो जाहिर सी बात है रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होगा। दूसरी बात, जो भी क्रूड ऑयल जो अभी $60 $65 प्रति बैरल पर मिल रहा था, अब वो 82-83 पे पहुंच गया। और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अगर बंद होता है ना, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अगर मैं आपको देसी भाषा में बताऊँ, लैंग्वेज में बताऊँ ना, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक ऐसा गलियारा है, ऐसा रास्ता है, सकरा रास्ता है, जिस रास्ते से ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल लेकर जहाज निकलते हैं, 30%, अगर 100 किलो तेल मान लो आपकी पूरी दुनिया में 100 किलो क्रूड ऑयल आता है, तो 30 किलो तेल इसी रास्ते से आता है, और उसके ऊपर ईरान का अधिकार है। ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देते तो पूरी दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लग जाएगी। ऐसे एक्सपर्ट बताते हैं कि $150 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल पहुंच सकता है। और क्रूड ऑयल अगर महंगा होगा तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे भाई? पूरा धंधा क्रूड ऑयल से जो बनता है। आप जो डीजल जलाते हो, पेट्रोल जलाते हो, इथेनॉल जलाते हो, ये सब डीजल क्रूड ऑयल से निकलता है, पेट्रोल क्रूड ऑयल से निकलता है, एलपीजी क्रूड ऑयल से निकलती है, आपके जो देखा होगा तारकून क्रूड ऑयल से निकलता है, हवाई जहाज़ों में डलने वाला फ्यूल क्रूड ऑयल से निकलता है। क्रूड ऑयल बेसिकली कैसा गाढ़ा एक लिक्विड होता है, उसे 350-400 डिग्री पर गर्म किया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर जो निकलता है ना वो एलपीजी गैस जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पर जो निकलता है ना वो निकलता है जो हवाई जहाज़ों में फ्यूल डलता है। तीसरे नंबर पे जो डलता है ना वो निकलता है पेट्रोल। चौथे नंबर पे जो होता है ना उसे निकलता है डीजल। पाँचवें नंबर पे जो निकलता है ना वो निकलता है जो तुम्हारा दवाइयों में कुछ केमिकल वगैरह में यूज़ होने वाली चीज़ होती है। और छठे नंबर पे जो निकलता है ना वो तारकून जो सड़कों में यूज़ होता है। तो मेरे भाई पूरा ही सब कुछ क्रूड ऑयल पर निर्भर है। अगर क्रूड ऑयल की कीमतें महंगी हो जाएंगी तो मेरे भाई सीधी सी बात है लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगी हो जाएगी। अगर आज आपको सामान दिल्ली भेजना है, बम्बई से दिल्ली भेजना है, आपको 10,000 रुपये कॉस्ट आ रही है। आपका जो डीजल है या पेट्रोल है वो 100 रुपये लीटर चल रहा है, और अगर क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो कंपनियों को 100 रुपये लीटर में औसत नहीं आएगी, वो अपनी एवरेज बढ़ाएंगे। वो बोलेंगे हम 120 रुपये प्रति लीटर करेंगे क्योंकि हमें महंगाई होने के चलते क्रूड ऑयल महंगा होने के चलते औसत नहीं आ रहा। और जब वो $120 मतलब 120 रुपये लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा, तो जब आप दिल्ली से बम्बई 10,000 में गाड़ी लेके जा रहे हो तो आप बोलोगे कि भाई हम गाड़ी लेके जाएंगे 15,000 में, क्योंकि हमें औसत ही नहीं आ रहा। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ गए, तो जब रेट बढ़ गए तो आपको जो सामान पहले 100 रुपये में मान लो 10,000 की कॉस्ट आ गई, 10,000 का सामान था 20,000, तो आपको 200 रुपये का पर पड़ गया। अब वो आप में 15,000 की कॉस्ट आ रही, तो वो आम आदमी की जेब पे इम्पैक्ट होगा, वो महंगा होगा सामान महंगा हो जाएगा। तो मतलब जाहिर सी बात है पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आने वाला है, ध्यान रखना। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होता है ना तो जो चाइना को $12-15 प्रति बैरल के डिस्काउंट पे ईरान से क्रूड ऑयल मिल रहा था ना वो नहीं मिल पाएगा। और पहली बात तो आप इतना नॉर्मल लेम समझो मत, स्थिति बहुत गंभीर है। स्थिति इसलिए गंभीर है कि अगर ईरान की तरफ से जो हमला किया गया है, हालांकि हमले तो उसने किए हैं, उनसे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल के पास में जो आयरन डोम है ना वो उसे मलबे को ऊपर ही मतलब कैसी मिसाइलों से मार के ऊपर ही गिरा देता है, बस नीचे केवल मलबा आता है। ईरान ने ये बोला है, जो भी नए उनके लीडर बने हैं, कि हम बदला लेंगे। जस्ट 1 मिनट, एक कॉल आ रही है साथियों। भारत ने जो डिफेंस उनके साथ डील करी है ना,
इजराइल के साथ, वो जो आयरन डोम जैसा ही हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जिससे अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो वो ऊपर ही मिसाइल को मार गिराए। पहली स्थिति ये समझो, भारत में सब कुछ अभी ठीक नहीं है। भारत में एक समस्या खत्म होती है, दूसरी पहले जन्म ले लेती है। एक समस्या खत्म हुई नहीं हुई, अभी आईटी वाली जो एंथ्रोपिक एआई है ना, आईटी सेक्टर के लिए जो समस्या थी वो खत्म नहीं हुई, दूसरी समस्या ने जन्म ले लिया। और जो शुक्रवार को जो एकदम क्रॉस द बोर्ड बिकवाली आई ना लास्ट में, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण भी यही था। कोई ना कोई इस चीज को भाप गया था कि भाई मामले कोई गड़बड़ है, मतलब कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। एफआईआई ने लगातार दबा के बिकवाली करी है फ्राइडे के दिन। अब देखने लायक ये बात होगी कि होता क्या है, क्योंकि पूरे मुस्लिम देश एक दूसरे से लड़ने में लगे हैं। अब जो तुम्हारा रूस और यूक्रेन का युद्ध तो छोड़ो यार, ये तो जाने दो। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ फ्रंट वार खोल दिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान का ईरान के साथ फ्रंट वार खुल गया, और तीसरी तरफ ईरान का 4 देशों के साथ फ्रंट खुल गया। तुम्हारा ईरान ने सऊदी अरब पे हमला कर दिया, यूएई पे हमला कर दिया, कतर पे हमला कर दिया, ओमान, मतलब इन सभी देशों पे हमला कर दिया। और इन देशों ने बोल दिया कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि ईरान ने किया अमेरिका के एयरबेस पे। कोई ईरान के पास ऐसी मिसाइल नहीं है जो अमेरिका को डायरेक्ट हिट कर दे। और ये लड़ क्यों रहे हैं भाई? ईरान, ऐसा अमेरिका को लगता है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाह रहा है, न्यूक्लियर बम बनाना चाह रहा है। उसके लिए वो चाहता नहीं, इसराइल को हर संभव प्रयास करता है अमेरिका को उंगली मार मार के कि इसे परमाणु बम नहीं बनाने देना। अगर इसने परमाणु बम बना लिया ना तो ये सबसे पहले इसराइल पे मारेगा। हालांकि ईरान के पास में उतना सफिशिएंट फंड नहीं है कि युद्ध जो है ना वो बातों से नहीं लड़े जाते, भावनाओं से नहीं लड़े जाते। देखो मैं क्या फ्रंट पर सब चीज बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मैं क्या अपनी देसी लैंग्वेज में बात करता हूँ आपसे। पहले ये समझो कि युद्ध बातों में नहीं लड़े जाते। ईरान की जो करेंसी है ना वो धराशायी हो चुकी है। ईरान के पास में सरप्लस पैसा नहीं है। तो ईरान ऐसा नहीं, ईरान के पास हाँ जो यहूदी समुदाय है, जो हिजबुल्ला है, या जो हमास है, या जो लेबनान में बैठे हैं, ये इसराइल हमास के या मतलब ईरान के ऐसे समर्थक हैं जो कि बिना किसी फंड के भी काफ़ी हद तक युद्ध को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली पैसा पावर में आता है, पैसा काम करता है। जैसे कि अमेरिका ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर ईरान ने पलटवार किया हमारे ऊपर तो हम नस्त नाबूद कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब की बार जो युद्ध में आया है ना वो फुल फ्लैश में आया है। यही कारण है कि अमेरिका ने अपना इब्राहिम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना वो काफ़ी दिन से वहाँ पर नेवल में खड़ा करके रखा था। और वो एक प्रेशर टैक्टिस नहीं था, वो ऑब्जर्व कर रहा था, परिस्थिति को भाप रहा था कि कैसे क्या हो सकता है, कहाँ से कैसे क्या किया जा सकता है। अब अलाउतुल्लाह खामनेई मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी देखो विश्व के अंदर जो अनसर्टनिटी है ना वो इस बात को लेकर के है कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में आग लगेगी तो विश्व के अंदर महंगाई आएगी, महंगाई आएगी। दूसरी बात ये है अगर तनाव बढ़ता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होता है तो क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित होगी। अभी आपने पिछले में मेरी अगर वीडियो को कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने बोला था कि अभी हम 20% एथेनॉल मिलाएंगे 1 अप्रैल से। ये सरकार ने बोल दिया है कि हम 20% अपने पेट्रोल में एथेनॉल मिला के बेचेंगे, क्योंकि हमारा जो ना इम्पोर्ट का बिल ज़्यादा है, एक्सपोर्ट का कम है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का फंडा सिंपल समझो हो, जब हम 100 रुपये का सामान बेचें और 200 रुपये का माल खरीदें तो हमें 100 रुपये ट्रेड डेफिसिट में रहे, तो हमारा वो जो 100 रुपये है ना वो हमारा गया कहाँ से? व्यापारिक घाटा। वो हमारे जाएगा, तुम्हारा जो फॉरेन रिजर्व है ना उसमें से निकल गए। तो उसके लिए 2 रास्ते हैं कि हमारे पास गन्ना है, हमारे पास मक्का है, हमारे पास सोयाबीन है, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे एथेनॉल बनाया जा सकता है। तो एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करके अपनी गाड़ियों में डाला जाए तो उससे हमारा कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा, ये समझ लो आप। खैर हम युद्ध पे आते हैं कि युद्ध से भारत पे इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट तो शेयर बाजार को सुबह देखने के लिए मिलेगा, कोई भी लेवल काम नहीं आएगा। जस्ट 1 मिनट साथियों, कोई भी लेवल काम नहीं आएगा। ये मान के चलो कि अभी ऐसे कोई भी हालात नज़र नहीं आ रहे, या युद्ध ठंडा होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो अमेरिका की तरफ से अभी कोई ठंडा होने के संकेत है और ना ईरान की तरफ से कोई ठंडा होने का संकेत है। ईरान ने तो बल्कि ये बोला है कि हम बदला लेंगे। अब बदला किससे लेंगे वो ये देखने का एक पॉइंट होगा, क्योंकि कल बाजार देखो क्या एक मतलब एक टेम्परेली बता रहा हूँ, हो सकता है देखो ये कोई खरीदने बेचने की रिकमेंडेशन नहीं, कि 24,800 के आसपास, मतलब 100-150 पॉइंट की जो वो तो नॉर्मली बनती है। और अगर एफआईआई की बिकवाली आ गई तो 500 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो सकता है। पैनिक रहेगा, घबराहट रहेगी, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी शेयर बाजार इस तरह के युद्ध के जैसे हालातों में गिरता है ना तो उसमें शार्प रिकवरी आती है। और अब बात हो एक और बताऊं मैं, कल सोना चांदी में आग लग जाएगी। सोना और चांदी मुझे लग रहा है 10% का अपर सर्किट पे ना रहे,
क्योंकि जब भी विश्व के अंदर अनसर्टनिटी रहती है ना, युद्ध जैसे हालात रहते हैं ना, तो लोग बाग शेयर मार्केट से पैसा निकाल के सोना और चांदी की ओर शिफ्ट करते हैं। तो हो सकता है कल जो सोना होगा 10%, ये मान के चलो कि 10-15-16 हज़ार रुपये तेजी ना देखने के लिए मिल जाए, और 20-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये की तेजी आपको चांदी में ना देखने के लिए मिल जाए। कारण है ना वो, क्योंकि विश्व में ना जो मिडिल ईस्ट है ना, आज मिडिल ईस्ट चल रहा है, आज रूस और यूक्रेन की बात कोई नहीं कर रहा है। आज हालात ऐसे हैं कि आदमी ये सोच रहा है क्या होगा। भारत ने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है, और एडवाइजरी जारी कर दी, बात समझो, बात एडवाइजरी से नहीं होती। हमारे जो भाई हैं, चाहे वो किसी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी कहीं रह रहे हैं, वहाँ मिसाइल गिरती है तो पूछ के नहीं फटती वो, कि हाँ भाई यहाँ पे 4 मुसलमान है, 3 हिंदू है, चारों को मुसलमानों को मार दो, हिंदुओं को रहने दो, ऐसा नहीं है। जहाँ मिसाइल फटती है तो वो सभी को लेकर मरती है। तो इसीलिए हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं ना, उनकी जान को कैसे बचाया जा सके, चाहे उन्हें कैसी भी स्थिति से निकाल कर लाया जा सके। जैसे हमने यूक्रेन के साथ में जो किया, युद्ध के हालात में भी निकाल के लाए, ऐसे हमारे जो नागरिक हैं उन्हें बचाना भारत की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी क्या है, शेयर बाजार में नुकसान होना, प्रॉफिट होना, ऊपर जाना, नीचे जाना, वो तो सेकेंडरी है। और युद्ध जैसे हालात हैं, ये बच्चे से बच्चा भी समझता है कि वह बाजार के अंदर भारी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। और मेरे हिसाब से 200-300 पॉइंट गैप डाउन हो जाए तो नॉर्मल है, वो 200-300 तो नॉर्मल है। क्योंकि आज मिडिल ईस्ट के जो देश है ना, उनके अंदर रात को जो भी हुआ, अब सुबह पता चलेगा। मैं आज दिन भर से ऑब्जर्व कर रहा था कि इससे क्या हो सकता है। 1.25 घंटा लगेगा अगर मैं आपको बताने जाऊँ ना, इससे क्या क्या इम्पैक्ट किस किस देश पे कितना होगा। क्योंकि हम जो ना इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हम जो ना, हमारी से ज़्यादा खर्चा जो होता है ना, हमारा क्रूड ऑयल पे होता है, कच्चे तेल पे होता है। हमारे यहाँ कितने डीजल वाहन है, पेट्रोल वाहन है, कितनी जनसंख्या है। अगर घर गले एक मोटरसाइकिल भी मान लो तो उनको सबको पेट्रोल, क्योंकि सभी लोग शिफ्ट नहीं हुए ना। अब परिस्थिति ये है कि अब जो ईरान ने बोला है हम बदला लेंगे, ईरान ने जो इजराइल के ऊपर हमला किया, कतर के ऊपर हमला किया, तुम्हारा जो अमेरिका के एयरबेस है उनके ऊपर हमला किया है, तो इन हमलों के जवाब में क्या मुस्लिम देश ईरान पे हमला करेंगे। दूसरी बात, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि जो इजराइल है ना, इजराइल अब तुर्की पे हमला करने वाला है। अगर तुर्की पे हमला करता है तो परिस्थिति और गंभीर हो जाएगी, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है। क्या नाटो का आर्टिकल 5 टूटते ही नाटो देश इजराइल पे हमला करेंगे, या ट्रंप के इशारे पे चुप हो जाएंगे, तो देखने की बात रहेगी। लेकिन जो भी है, अगर आपका कोई परिवार का सदस्य ईरान में है या सऊदी अरब में है, जहाँ खराब परिस्थिति में फंसा है, तो उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो पैनिक है, घबराए नहीं, संतोष शांति बना के रखें। देखो क्या है कि ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। केवल जो परिस्थिति है ना, वो अब जब समुद्र में नहर आ रही हो, मतलब जैसे समझ लो क्रिकेट का मैदान है, उस आप क्रिकेट तब खेल सकते हो जब सब कुछ ठीक हो। लेकिन अगर बाहर मैदान में बारिश हो रही है ना, तो फिर आपको क्रिकेट खेलना समझदारी नहीं है, पवेलियन में बैठने में समझदारी है। शांति बनाए रखें, पैनिक ना करें। धन्यवाद, थैंक यू।